रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, किसी ज़माने में किया गया ये वादा अब बीजेपी के लिए भुनाने का वक्त है। क्योंकि विधानसभा चुनाव अपने 5वें चरण में आ पहुंचा है, जिसमें रामनगरी से लेकर के प्रयाग नगरी तक सियासी धूम मची है, जहां कई बड़े बड़े राजनीतिक चेहरों की कड़ी परीक्षा होगी। साथ ही ये भी बता दें कि कल यानी 27 फरवरी को 12 जिलों की 61 सीटों पर मतदान होगा, जिसे हम अपने न्यूज़ रूम से समझने की कोशिश और जानने की कोशिश करेंगे कि कहां और किसके बीच कड़ी टक्कर होगी। शुरुआत करते हैं सर, हम आपसे आपके पास कौन से ज़िले की रिपोर्ट है? मेरे पास प्रतापगढ़ है। प्रतापगढ़ यानी कि कुंडा, और कुंडा से राजा भैया। और इस बार की जो सियासत है, अगर हम देखें तो प्रदेश के स्तर पर राजा भैया के इर्द गिर्द ये प्रतापगढ़ की सियासत घूमती रही है। और इस बार जिस तरीके से अखिलेश यादव ने वहाँ पर प्रत्याशी उतारने का ऐलान किया है, राजा भैया के लिए बहुत सी चीज़ें अब आसान नहीं होने जा रही हैं। प्रतापगढ़ में कहा जाए तो 7 विधानसभा सीटें हैं जहां पर कई बड़े चेहरे हैं, जिसमें राजा भैया सबसे बड़े हैं जो कुंडा से लड़ते हैं। 5 बार से वो निर्दलीय विधायक रहे हैं। कहने को तो वो निर्दलीय विधायक रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में वो मंत्री रहे, समाजवादी पार्टी की सरकारों में मंत्री रहे, और बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती से और उनके बीच की जो दुश्मनी है वो जगजाहिर है। लेकिन उसी तर्ज पर इस बार के विधानसभा चुनाव में हम देख रहे हैं कि अखिलेश यादव के साथ उनकी जो दुश्मनी है वो निकल करके सामने आई है। और इसके एक पीछे का इतिहास है, वो राज्यसभा के से लेकर के फिर पंचायत चुनाव में जिस तरीके से राजा भैया ने समाजवादी पार्टी को गच्चा दिया था, उसको लेकर के है। और अखिलेश यादव के बयान को लेकर के, बयान के बाद उन्होंने कहा था कि यहाँ पे कुंडी जो है, कुंडा में कुंडी खुलने ना पाए, उसको लेकर के जो बयान दिया, उसके बाद राजा भैया ने जो कल बयान दिया है, उससे पूरे प्रदेश का सियासी माहौल जो है वो गरमाया हुआ है। राजा भैया अपने इस बार निर्दलीय नहीं हैं, वो अपनी जनसत्ता एक पार्टी बनाई और उसके टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। बाबागंज से उन्होंने अपने साथी को उतारा है। बाबागंज पर भी उनके साथी का कब्जा रहा, निर्दलीय विधायक जीते। इसके अलावा यहाँ पर एक और विधानसभा है रामपुर खास, जो चर्चित विधानसभा सीट है। कांग्रेस यहाँ पर आराधना मिश्रा यहाँ से विधायक रही हैं, उनके पिता का एक काफ़ी वर्चस्व है। पंचायत चुनाव में जिस तरीके से जुगलबंदी देखने को मिली थी कांग्रेस के प्रमोद तिवारी और राजा भैया के बीच, वो काफ़ी चर्चा में रही है। वो विधानसभा चुनाव में वो जुगलबंदी होती है कि नहीं, वो तो फिलहाल बात की बात है। लेकिन जो राजा भैया की वजह से प्रतापगढ़ की जो सियासत अपने चरम पर थी, उसको एक तरीके से कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ने कड़ी चुनौती दी है। उनके सामने गुलशन यादव को उतारा है, जो उनके कभी सहयोगी हुआ करते थे। इसी तरीके से रानीगंज विधानसभा सीट है यहाँ पर, जो कि भाजपा के पास है। पट्टी राजेंद्र प्रताप सिंह हैं, जो कि कैबिनेट मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। तो एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर बहुत सी चीज़ें आसान नहीं होने जा रही हैं। मामला जो है, समाजवादी पार्टी ने अपना कैंडिडेट उतार करके फाइट में ला दिया है, और जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है वो काफ़ी चर्चाओं में है। दूसरी चीज़ है कौशाम्बी। इस विधानसभा में हम 5वें चरण में देखें तो कई बड़े चेहरे हैं। राजा भैया का नाम आ गया, आराधना मिश्रा का नाम आ गया प्रतापगढ़ से। अब कौशाम्बी आते हैं तो कौशाम्बी यानी कि केशव प्रसाद मौर्य का जिला, सिराथू विधानसभा। जाहिर सी बात है कि हर कोई अब उसकी चर्चा कर रहा है। और समाजवादी पार्टी ने अपना दल कमेरावादी की जो दूसरा गुट है, सोनेलाल पटेल की जो दूसरी छोटी बेटी हैं, उनको, पल्लवी पटेल को समाजवादी पार्टी ने उतारा है। और काफ़ी कड़ी चुनौती यहाँ पर देखने को मिल रही है। और स्वामी केशव प्रसाद मौर्य के सामने जो ये चुनौती है वो बहुत टफ चुनौती है, जिस तरीके से पल्लवी वहाँ पर प्रचार कर रही हैं। और हमेशा एक बहुत गौर करने वाली बात है कि जो भी बड़े चेहरे हैं यहाँ पर, सोनाली, वो उनसे लगातार फाइट है, और बड़े चेहरों के पास मुश्किल चुनौतियाँ हैं, और उस मुश्किल चुनौती में केशव प्रसाद मौर्य फंसे हुए हैं। दूसरी सीट, 3 सीटें हैं यहाँ पर के सिराथू हो गई, चायल हो गया और मंझनपुर, और ये तीनों सीटें काफ़ी चर्चाओं में है। चायल विधानसभा जो है दलित मुस्लिम गठजोड़ का रहा है, और यहाँ से एक दौर में बसपा काफ़ी मजबूत रही है। यहाँ पर अपना दल के पास ये सीट है, नागेंद्र सिंह पटेल विधायक हैं। और समाजवादी पार्टी ने एक बड़ा खेल यहाँ पर भी करने की कोशिश की, और उन्होंने पूजा पाल को प्रत्याशी बनाया है। पूजा पाल चर्चित नाम है, उनके पति की हत्या कर दी गई थी, बसपा में वो विधायक रहे। पूजा पाल
यहाँ से लड़ रही हैं और बसपा ने अतुल द्विवेदी को उतारा है, कांग्रेस के तलत अजीम जी हैं, लेकिन मेन फाइट जो है अपना दल और समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ दिख रहा है। मंझनपुर एक विधानसभा है, ये सुरक्षित विधानसभा सीट है, 2017 में पहली बार बीजेपी जीती थी। और यहाँ पर एक और बड़ा चेहरा है इंद्रजीत सरोज, जो कि पिछली बार बसपा के टिकट पर चुनाव लड़े थे। और इंद्रजीत सरोज दलित समाज के एक बड़े नेता हैं जो बसपा में रहे लगातार। 2002-2007 में उन्होंने चुनाव जीता, 2012 में उनको हार का सामना करना पड़ा, 17 में भी। उसके बाद जो है समाजवादी पार्टी के साथ आ गए। और इंद्रजीत सरोज ऐसे दलित नेताओं में, समाजवादी पार्टी के लिए दलित नेताओं में ऐसे नेता हैं जिन्होंने पहली रथ यात्रा निकाली और दलितों के बीच गए और उनको जोड़ने का काम किया है। तो इंद्रजीत सरोज काफ़ी मजबूत स्थिति में यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो तीनों सीटें जो कौशाम्बी की सीटें हैं, उन तीनों सीटों पर समाजवादी पार्टी बेहद कठिन चुनौती दे रही है और किसी भी दल के लिए, किसी भी विरोधी दल के लिए आसान नहीं होगा, खास करके बीजेपी के लिए। तो ये थी प्रतापगढ़ और कौशाम्बी की रिपोर्ट, जहां ये पता चल रहा है कि ये जो समीकरण है और ये जो सियासी खेल है ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। सर, आपके पास कौन से जिले की रिपोर्ट है? सोनाली, मेरे पास अयोध्या और बाराबंकी 2 जिलों की रिपोर्ट है। बात करते हैं अयोध्या की, तो अयोध्या हमेशा से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का केंद्र बिंदु रहा है। हमेशा से राम मंदिर उनके एजेंडे में रहा है। ऐसे में अयोध्या में जो है विकास भी हो रहा है, राम मंदिर का निर्माण भी चल रहा है। बात करें 2017 की, तो 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने इन 5 विधानसभाओं सीटों पे जीत दर्ज की थी। ये दूसरा ऐसा मौका था जब भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटों पर जीत मिली थी। वहीं बात करते हैं हम बाराबंकी, तो बाराबंकी में भी 6 में से 5 विधानसभा सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में आई थी। बात करते अगर हम अयोध्या की तरफ चलते हैं, तो अयोध्या में गोसाईगंज सीट से अगर हम शुरुआत करें, तो गोसाईगंज सीट ऐसी सीट है जो सबसे हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है, क्योंकि यहाँ से 2 बाहुबली चुनावी मैदान में है। हालांकि 2017 की अगर बात करें तो 2017 में भारतीय जनता पार्टी से खब्बू तिवारी जीते थे, लेकिन इस बार इस सीट पर उनकी पत्नी आरती तिवारी जो है वो चुनावी मैदान में है। एक तरफ समाजवादी पार्टी की तरफ से अभय सिंह को चुनावी मैदान में एक बार फिर मौका दिया गया है। और इस चुनाव के दौरान अगर हम बात करें तो प्रचार के दौरान दोनों ही प्रत्याशियों के जो समर्थक थे उनमें एक बड़ी झड़प भी मिली थी और ये कहा जा रहा था कि एक बड़ा गैंगवार जो है वो हो सकता है। वहीं हम बात करते हैं अयोध्या में, अगर हम सदर की बात करते हैं तो वहाँ से वेद प्रकाश गुप्ता को एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया है। वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से पवन पांडे मैदान में है। वहाँ भी एक जो है कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है, क्योंकि अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पिछले दिनों में वहाँ पे जनसभा किए थे, तो इसके बाद अखिलेश यादव भी पहुँचे और वहाँ पर जनसभा की और हनुमानगढ़ी गए, वहाँ पे दर्शन पूजन किए। तो एक बड़ा माहौल बनाने की कोशिश किया गया है और ये कहा जा रहा है कि जो वहाँ के लोग बताए जा रहे हैं कि दोनों ही प्रत्याशियों के बीच एक कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। वही बात करें मिल्कीपुर विधानसभा की, तो मिल्कीपुर विधानसभा में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी से जीते गोरखनाथ को ही मौका दिया गया है, जिनको की नाम को लेकर काफ़ी चर्चा भी रहा है। वहीं अयोध्या के बाद अगर हम बीकापुर की बात करते हैं, तो बीकापुर में इस बार भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी को बदल दिया है। पिछली बार शोभा सिंह थी और इस बार उनके बेटे को चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो ऐसे में अगर हम बात करते हैं तो इन 5 विधानसभा सीटों में से 4 पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने पुराने प्रत्याशियों को मौका दिया है। बाराबंकी की बात करें तो बाराबंकी में 6 विधानसभा सीट है, इसमें कुर्सी, रामनगर, बाराबंकी सदर, जैतपुर, हैदरगढ़ और दरियाबाद है। कुर्सी से साकेत वर्मा जो कि पिछली बार जीते थे, तो उनको एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया है। वहीं अगर हम बात करते हैं रामनगर से, तो वहाँ से शरद अवस्थी को फिर से भारतीय जनता पार्टी, यानी कि 3 ऐसे प्रत्याशी हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी ने फिर से चुनावी मैदान में उतारा है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं हैदरगढ़ सीट की, तो ये हैदरगढ़ सीट इस बार सबसे हाई प्रोफाइल सीट मानी जा रही है, क्योंकि हमेशा से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की ये सीट रही है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो प्रत्याशी है बैजनाथ रावत की जगह पर बदलकर अरविंद मौर्य को मौका दिया है। उसके साथ ही अगर हम बात करते हैं जैतपुर सीट की, तो जैतपुर सीट इस बार सबसे ज़्यादा, क्योंकि इस बार कांग्रेस के बड़े नेता जो हैं पीएल पुनिया के बेटे तनिज पुनिया जो है चुनावी मैदान में सुरक्षित सीट है ये। और यहाँ से बीजेपी के उपचुनाव में अगर बात करें तो अमरीश रावत यहाँ से 4000 वोट से वो उपचुनाव हार गए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर उनको मौका दिया है। ऐसे में यहाँ पर त्रिकोणी जो है मुकाबला देखने को मिल सकता है, क्योंकि कांग्रेस के भी जो समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी रहे हैं वो उपचुनाव जीते थे और उसके बाद यहाँ पर इस बार कांग्रेस ने भी एक मजबूत कैंडिडेट दिया है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ये सीट हमेशा से पीएल पुनिया का गढ़ रहा है और यहाँ पे हमेशा से उनका प्रभाव रहा है
और यहाँ पर कांग्रेस ने उनके बेटे को चुनावी मैदान में उतारा है। तो कुल मिलाकर करें अगर बताया जाए अयोध्या की और बाराबंकी की, तो अयोध्या में तो जहाँ सभी सीट पांचों जीती थी भारतीय जनता पार्टी, वही समाजवादी पार्टी ने बाराबंकी में एक सीट पर जीत दर्ज किया था। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए अपनी एक चुनौती ये है कि यहाँ से सभी सीट को एक बार फिर से वो जीत कर अपनी जो रिकॉर्ड इसको बरकरार करे। वहीं समाजवादी पार्टी के पास एक चुनौती है कि इस बार जो किला बनाया गया था 2017 में भारतीय जनता पार्टी की ओर से, उस किले को तोड़ा जाए, उस किले को भेद किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जो है वो जीती जाए। ये इसलिए अगर हम बात करें तो दोनों ही विधानसभा की चुनाव की जो स्थिति इस वक्त है काफ़ी दिलचस्प है और ये कहा जा रहा है कि कई ऐसी सीट है जिस पर काफ़ी क्लोज फाइट देखने को मिल सकता है। पुराने प्रत्याशियों को उतारने पर किसकी सरकार बनती है, और ये तो 10 मार्च को ही पता चलेगा। सर, आपके पास कौन से ज़िले की रिपोर्ट है? मेरे पास है सुल्तानपुर ज़िला। सुल्तानपुर ज़िले की बात आती है तो ये मेनका गांधी का संसदीय क्षेत्र है, जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी से सांसद हैं। इस बात से भाजपा को थोड़ी बढ़त मिल सकती है, लेकिन आप समाजवादी पार्टी को यहाँ कम नहीं आंक सकते हैं। अगर हम चुनावी टक्कर की बात करें तो यहाँ पर 2 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहाँ पर भाजपा को कहीं ज़्यादा मुश्किलें होने वाली हैं। पहली तो इसौली विधानसभा सीट है जिस पर भाजपा आज तक जीत हासिल नहीं कर पाई है। वहीं अगर दूसरी विधानसभा की बात करें तो वो लम्हा विधानसभा सीट है। यहाँ से भाजपा ने जहाँ अपने मौजूदा विधायक देवमणि द्विवेदी को उतारा है, तो वहीं सपा से संतोष पांडे को उतारा है, जिनका कद अब इस पिछले 5 साल में देखें तो कहीं ज़्यादा बढ़ा है सपा के लिहाज से। तो वहीं बसपा की बात करें तो बसपा से विनोद पाल को उतारा गया है मैदान में। तो ऐसे में इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला होने की पूरी संभावना है। आप इस पर किसी भी एक पार्टी का ये नहीं कह सकते कि कौन सी पार्टी इस पर जीत हासिल करेगी। दूसरी बात ये है कि इस बार जो मेनका गांधी हैं, उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र में किसी भी भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में रैली या प्रचार प्रसार नहीं किया है। ऐसे में ये चीज़ कहीं ना कहीं जाके भाजपा के लिए दिक्कत पैदा कर सकती है। दूसरी बात ये करें कि इस विधानसभा में अगर हम मुश्किलों की बात करें तो सबसे बड़ा यहाँ 3 मुद्दे आते हैं। आवारा पशु, महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा इस ज़िले में काफ़ी ज़्यादा, अगर ज़मीनी स्तर पर बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अहम होता है। तो ऐसे में आप किसी भी एक पार्टी के लिए यहाँ पर सारी सीटें जीतना आसान नहीं लगता है। 2017 में ज़रूर भाजपा ने यहाँ की 4 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार किसी भी पार्टी के लिए यहाँ पर सारी सीटें जीतना आसान नहीं लग रहा है। तो इस बात से ये तो आसान है कि साफ पता चलता है कि इस बार किसी भी पार्टी के लिए ये यहाँ पर सारी सीटें जीतना आसान नहीं होगा। दूसरी बात मुद्दों की, और ये मुकाबला कहीं ना कहीं अंत तक हिंदू और मुस्लिम ध्रुवीकरण तक जा पहुँचेगा। सुल्तानपुर में कहा जा रहा है कि जो मुकाबला है वो हिंदू और मुस्लिम ध्रुवीकरण पर देखा जा सकता है, किसके नतीजे आएंगे ये भी देखा जा सकता है। अब हम बात करेंगे शैलेंद्र सर से। आपके पास कौन से जिले की रिपोर्ट? मेरे पास बहराइच जिला है और यहाँ की विधानसभा सीटें 7 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से 2017 में बीजेपी ने 6 पे जीत हासिल की थी और मटेरा विधानसभा जो है वहाँ पे सपा ने जीत हासिल की थी। सपा से 2017 में मटेरा से यासर शाह उतरे थे। यासर शाह के पिता वकार अहमद शाह काफ़ी दिग्गज नेता थे और समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेताओं में गिने जाते थे। वो 1993 से लेकर 2012 तक विधायक भी रहे बहराइच के। तो और बहराइच सपा का गढ़ माना जाता है। वहीं इस बार जो 2022 का चुनाव हो रहा है उसमें बीजेपी ने अनुपमा जायसवाल को अपना उम्मीदवार बनाया। अनुपमा जायसवाल 2017 में भी जीतकर विधानसभा पहुंची थी और योगी सरकार में मंत्री बनी थी। वहीं बात करें कि नानपारा सीट की, तो नानपारा पे समाजवादी पार्टी ने उतारा है माधुरी वर्मा को। माधुरी वर्मा 2012 में कांग्रेस में थी और वहाँ से जीत दर्ज की थी उन्होंने। 2017 में जब चुनाव हुआ तो उससे पहले उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। बीजेपी से उन्होंने चुनाव लड़ा और जीत गए, लेकिन कुछ दिन पहले उन्होंने सपा ज्वाइन की है। तो सपा जो है उन्होंने माधुरी वर्मा को उतारा है और बीजेपी एनडीए के साथ ही अपना दल अनुप्रिया पटेल का, सुनेलाल पटेल की जो अपना दल है उसमें अनुप्रिया पटेल वाला उन्होंने रामनिवास वर्मा को माधुरी वर्मा के सामने उतारा है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि ये इस सीट पर लड़ाई दिलचस्प होने वाली है। वहीं अब बात करते हैं मासी की, मासी विधानसभा सीट की। यहाँ पे बीजेपी ने 2017 में जीत हासिल की थी और सुरेश्वर सिंह ने के ओझा को हराया था कि समाजवादी पार्टी ने दोबारा के ओझा को मौका दिया है और इस बार वो चुनाव मैदान में है। अब बात करते हैं कैसरगंज विधानसभा क्षेत्र की। कैसरगंज 2017 में बीजेपी ने मुकुट बिहारी वर्मा को
टिकट दिया था और वो जीते थे 2012 से लेकर, और 2012 में मुकुट बिहारी वर्मा जीते, उसके बाद 17 में भी जीते। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे। इस बार मुकुट बिहारी वर्मा की जगह उनके बेटे गौरव वर्मा को पार्टी ने टिकट दिया है और आनंद वर्मा को समाजवादी पार्टी ने बनाया है। हालांकि ये सीट यहाँ पे मुस्लिम और ओबीसी का दबदबा है, दोनों का मतलब जो है 60-40 का आंकड़ा है। तो ऐसे में एक तो बीजेपी के गौरव वर्मा जो है उनको ये होगा कि अपने जो मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि विरासत में मिली सीट उसको बचाने की उनके पास चुनौती है। वहीं आनंद यादव के साथ मुस्लिम और यादव वोटर आ सकता है साथ में, तो इससे उनके लिए थोड़ी आसानी हो सकती है। ये है बहराइच की कुछ। तो ये थी बहराइच जिले की रिपोर्ट और अब हम बात करेंगे परमानंद सर से। सर आपके पास किस जिले की रिपोर्ट? मेरे पास गोंडा जिले की रिपोर्ट है। और अगर गोंडा जिले की सियासत की बात करेंगे तो एक तरफ संवेदना है, दूसरी तरफ हार्डकोर पॉलिटिक्स, जिसमें पूरा जिला लगभग उलझा हुआ है। 7 सीटें हैं गोंडा में, जिनमें 3 सीटों का हाल ये है कि एक तरफ किसी प्रत्याशी की संवेदनाएं हैं, तो एक तरफ वो पॉलिटिक्स जिसमें जनता उलझी है, जिसमें मुद्दे उलझे हैं, जिसमें लोग उलझे हैं। बात करेंगे 7 सीटों में 3 सीटें जो सबसे खास हैं। सबसे पहली सीट है गोंडा सदर, जिसमें सपा और बीजेपी में एक तरफा टक्कर है। एक तरफ सांसद बृजभूषण सिंह के बेटे प्रतीक भूषण सिंह बीजेपी के टिकट पर मैदान में हैं, दोबारा वो चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ सूरज सिंह जो सपा प्रत्याशी हैं, वो सपा के पूर्व मंत्री रहे विनोद कुमार सिंह उर्फ पंडित सिंह के बेटे हैं, जो पिछली बार भी विधानसभा चुनाव लड़े थे लेकिन बीजेपी से 2017 में हार गए थे। इस बार है कि विनोद कुमार सिंह कोरोना की दूसरी लहर में उनकी मृत्यु हो गई और उनकी मृत्यु के बाद पूरा परिवार, सूरज सिंह और सपा परिवार जितने हैं, उनकी मृत्यु के बाद जनता की सिंपैथी सूरज सिंह के तरफ कहीं ज़्यादा है। दूसरी तरफ है प्रतीक भूषण सिंह जो बीजेपी के हैं, राम मंदिर और प्रधानमंत्री की तरफ से कई सारी योजनाएं और लोगों की संवेदनाएं, ये टक्कर है सदर में। लहर है बीजेपी की, लेकिन हुंकार सूरज सिंह की भी है। कठिन लड़ाई है। सदर की बात खत्म हुई। अब बात करेंगे दूसरी जहां संवेदनाओं की बात है, वो कर्नलगंज विधानसभा की है। कर्नलगंज विधानसभा में अजय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला भैया बीजेपी के टिकट पर पिछली बार 2017 में चुनाव लड़े और विधायक बने। इस बार चुनाव डिक्लेयर हुआ। चुनाव डिक्लेयर होने के बाद प्रत्याशियों की घोषणा हो रही थी और जब घोषणा हुई तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ, क्योंकि अपने सिटिंग विधायक का टिकट बीजेपी ने काट दिया और बीजेपी ने टिकट काटने के बाद अजय कुमार सिंह को टिकट दिया। इस मौके पर चूंकि वो पहले के राजा रहे हैं और काफ़ी समय से राजनीति में सक्रिय रहे हैं, तो जनता का और वहाँ उनके समर्थकों का जो नाराजगी थी वो बढ़ गई। अब नाराजगी के चलते हुआ क्या कि इस चीज़ को भुनाने के लिए सपा के प्रत्याशी योगेश प्रताप सिंह इस चीज़ को भुनाने के लिए वो सामने आ गए और वो डायरेक्ट जाके अजय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला भैया के समर्थन में खड़े हो गए। अब कहा जाता है कि लल्ला भैया का जो अपना कैडर वोट था और योगेश प्रताप सिंह का जो कैडर वोट था, वो दोनों मर्ज हो गए। अब इधर बीजेपी प्रत्याशी जो थे अजय कुमार सिंह, वो एक तरफ पड़ गए हैं। अब एक तरफ राजा के जो समर्थक थे उनकी संवेदनाएं हैं, उनकी नाराजगी है, दूसरी तरफ बीजेपी की लहर है। हाँ, ये जो एक समस्या जानवरों की है वो पूरे प्रदेश की है, कॉमन है। जानवरों की समस्या को लेकर हमें नहीं लगता कि गोंडा की सियासत में बीजेपी को कोई नुकसान होने वाला है। लेकिन जिस तरह हार्डकोर राजनीति की जा रही है, कहा यह भी जा रहा है कि देवी पाटन मंडल और पूर्वांचल मंडल पर सांसद बृजभूषण सिंह का अपना वर्चस्व है और उन्हीं के इशारे पर टिकट बांटे जाते हैं या काटे जाते हैं। सुनने में यह भी आ रहा है कि ठाकुर लाबी इसके बाद से नाराज है, वो ठाकुर लाबी जो सीधे अजय प्रताप सिंह से जुड़ी हुई थी। तीसरी सीट है मेहनौन विधानसभा की।
मेहनौन विधानसभा में लगभग 80% से ऊपर सवर्ण वोटर हैं। ब्राह्मणों का गढ़ कहा जा रहा है, इसीलिए हर बार बीजेपी और सपा के जो उम्मीदवार होते हैं वो ब्राह्मण ही होते हैं। और 2008 में जब इस सीट का परिसीमन हुआ, पहले ये मुजैना विधानसभा क्षेत्र हुआ करता था, परिसीमन के बाद ये मेहनौन विधानसभा बना। मेहनौन विधानसभा बनने के बाद एक बार इस पर 2012 में सपा जीती, लेकिन 2017 में मोदी लहर में बीजेपी जीत दर्ज की। 2017 में नंदिता शुक्ला ने जीत दर्ज किया था। नंदिता शुक्ला मेहनौन या उस समय के जो विधानसभा क्षेत्र था मुजैना, वहाँ के कद्दावर ब्राह्मण नेता घनश्याम शुक्ला की पत्नी हैं। 2004 में उनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद से एक ब्राह्मण एक सूत्र में बंध गया और ब्राह्मणों का जो सिंपैथी थी वो उनके साथ चली गई और लगातार वो जीतती आई। 2017 में मोदी लहर में हार गई। इस बार माना यह जा रहा है कि मोदी लहर के बाद और बीजेपी के जो विधायक रहे हैं विनय द्विवेदी, उपमुन्ना द्विवेदी, जनता उनको लेकर नाराज चल रही है, क्योंकि आरोप है कि 5 साल में विधानसभा क्षेत्र में ना कोई काम हुआ, ना ही क्षेत्र में कहीं दिखे। तो इस हिसाब से ये माना जा रहा है कि इन तीनों सीटों पर सपा और बीजेपी में कड़ी टक्कर है। अब देखना ये होगा कि 10 मार्च को जब रिजल्ट आएगा, हालांकि ये सिर्फ हम आप पूर्वानुमान लगा सकते हैं, 10 मार्च को जब रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा कि इस एंटी इनकम्बेंसी का कितना नुकसान बीजेपी को हो सकता है। ये थी गोंडा जिले की रिपोर्ट, जहां सपा और भाजपा में कड़ी टक्कर देखी जा सकती है। उमंग सर, आपके पास कौन से जिले की रिपोर्ट है? मेरे पास इलाहाबाद की रिपोर्ट है। इलाहाबाद, जिसे अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, और यही मुद्दा जो है विपक्षी दल के जो नेता हैं वो प्रयागराज में जाकर जनता से संवाद करके उठा रहे हैं। जो विपक्षी दल के नेता हैं साफ तौर पे वहाँ पे लोगों से संवाद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि योगी सरकार ने पिछले 5 सालों में सिर्फ नाम बदलने का काम किया है। विपक्षी दल के नेता ये भी कह रहे हैं कि नाम बदल देने से विकास के काम नहीं हो जाते। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी सभाओं में जो भी भाजपा की उपलब्धियां बता रहे हैं वो सभी विफलताएं हैं। बता दूं 2017 का रिपोर्ट में बताता हूं आपको। 2017 में प्रयागराज में 12 विधानसभाएं हैं, जिसमें से 9 विधानसभाओं पर भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल खिलाने में कामयाब रही थी। 1 सीट समाजवादी पार्टी को मिली थी और 2 सीटें बहुजन समाज पार्टी के खाते में गई थी। 2017 की रिपोर्ट को देखें तो साफ हो जाता है कि वहाँ पर त्रिकोणीय लड़ाई है, सपा और भाजपा की नहीं। इस लड़ाई में बहुजन समाज पार्टी है वो भी मजबूती के साथ शामिल है। जो प्रयागराज है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है, वहाँ पे नेता लगातार रैलियाँ कर रहे हैं, लोगों से जनसंवाद कर रहे हैं, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि योगी सरकार के 2 जो महत्वपूर्ण कैबिनेट मंत्री हैं वो उसी विधानसभा से आते हैं, नंद गोपाल नंदी और सिद्धार्थनाथ सिंह। ये दोनों जो हैं ऊंचे कद के नेता हैं पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री भी हैं। तो कुल मिला के 10 मार्च को साफ हो जाएगा कि प्रयागराज में इस बार कितनी सीटें किसके खाते में जाती हैं, लेकिन ये काफ़ी दिलचस्प होगा कि त्रिकोणीय लड़ाई जो है वो प्रयागराज की सीटों पर है। ये गोंडा की बदलती सियासत का नतीजा ही है कि कल तक अपने पुत्र प्रतीक भूषण की शिकायत सुनने पर जो सांसद बृजभूषण सिंह सीधे ये कह दिया करते थे कि अगर आपका विधायक आपके मुताबिक काम नहीं करता तो बदल देना सबसे ज़रूरी है, और उन्हीं प्रतीक भूषण सिंह के चुनावी समर्थन में खुद रोड शो में गाड़ी की बोनट पर बैठे दिखे, तो कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि सांसद बृजभूषण सिंह या बीजेपी दोनों को लग रहा है कि सदर की सीट इस बार काफ़ी कठिन रहने वाली है। तो ये थी डेली इंसाइडर के न्यूज़ रूम की रिपोर्ट, जहां 5वें चरण के 12 जिलों की रिपोर्ट दी गई है। वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश के साथ मैं सोनाली सिंह, डेली इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।